नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि आज आप लोगों का स्कोर क्या जाता है। और आप लोगों को पता है कि CHSL का जो है टायर सेकंड की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं और टायर सेकंड और CHSL का आप लोगों का जो है टायर फर्स्ट का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और इसके बाद टायर सेकंड में आप लोग लग जाइए जिनका स्कोर ठीक ठाक गया है और उसी के आधार पर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार आप सब लोगों के लिए सिलेक्शन लेने के लिए। अभी CGL का मेंस बहुत से बच्चों ने दिया है और जो बच्चे CGL का मेंस दिए हैं वो भी CHSL के एग्जाम में बैठे होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मेरिट आपका जो है वो बच्चे ज़रूर वहाँ तक आगे लेकर जाएंगे। इसलिए अगर आपका जो है पेपर ठीक ठाक है तो आप तुरंत जो है CHSL के मेंस में लग जाइए, समय आपके पास नहीं है। और इसके सिवा जो बच्चे UPP की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग जानते हैं। और इसके बाद MTS का एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में स्टार्ट ही हो रहा है। तो MTS की तैयारी मतलब एक बार आपको पढ़ाई करनी है और बाकी सारे एग्जाम जाकर देकर जाने हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, मैं आपको पहले से बता दूं, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं वो आप लोग कवर कर लोगे, बस एक बार आपको कंटिन्यूटी से काम करते रहना है। तो कई ढेर सारी अपॉर्चुनिटियाँ हैं और इस अपॉर्चुनिटी का कितने लोग फ़ायदा उठा पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समय का कैसे यूटिलाइज करते हो। और अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पेपर सीधी सी बात है अच्छा ही जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहाँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो है हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, PCS का और GC नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा जो है आपको बैचेस प्रोवाइड किए गए हैं उसकी कुछ डिटेल थी यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, तो उस असंगत युग्म का चयन करके बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है यहाँ पर 22 है, मैं आपको पहले से बता दूं। यहाँ पर 20 नहीं होगा, यहाँ पर 22 होगा, तो इसको 22 आपको बनाना है, ठीक है। इसको 22 बनाना है तो 22 556, 14 210, ठीक है। इसके बाद 17 306 और इसके बाद 11 142 का क्या रिलेशन बनेगा ये आपको बताना है। बताइए सॉरी, क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 22 में ऐसा क्या किया जाए कि 506 मिल जाए, तो अगर 22 का स्क्वायर कर दें और प्लस यहाँ पर 22 जोड़ दें तो 22 का स्क्वायर आप सबको पता है कि 484 होता है। 484 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 8 और 2 10, 4 और 1 5, तो 506 मिलेगा। हमको यही चाहिए था। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, 14 का स्क्वायर और प्लस 14 जोड़ दें तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 11, 1 1 2, तो यहाँ 210 आएगा, ये भी ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर कर देंगे 17 का स्क्वायर और प्लस 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 और 289 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 8 1 9 और 1 10, 2 1 3, 306, यहाँ 306 भी मिल रहा है। इसके बाद अगला स्टेप देखें तो 11 का स्क्वायर और प्लस 11 जोड़ दें तो 11 का स्क्वायर 121 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 3, तो 132। यहाँ पर 132 नहीं है 142 है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा पहले का चौथा वाला। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट का चौथा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आपका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आएगा चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एक दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण छवि का चयन करें। तो मतलब एक दर्पण है जो आपके राइट साइड में रखा गया है इस प्रकार से, इसका आपका दर्पण का सही छवि बताना है। तो ये एरो इस प्रकार से है, तो एरो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो राइट में है वो लेफ्ट में आएगा।
तो दोस्तों ये इधर साइड नहीं आ सकता, एरो इस साइड में है, तो इस साइड में अगर ध्यान से देखें तो एरो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये एरो सही है, ये सही है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और देखो एरो इस साइड है तो इस साइड नहीं रहेगा, तो तीसरा वाला तो आपका गलत हुआ। अब आपको बताना है कि 1 2 4 में से क्या जाएगा। 3 तो निकल गया, अब 1 2 4 में से क्या जाएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों अब इसको ध्यान से देखिए, जब ये पलटेगा तो ये भी सही बना है, अब ये जब पलटेगा तो इस साइड आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 4 4 यहाँ पर सही बना है, 6 सही बना है और जी भी सही बना है, तो इसका जो आंसर होगा पहला वाला। और अगर आप लोगों ने पहला वाला सही आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों गलत है, क्योंकि ये जो ब्लैक शैडो है ऊपर थी, यहाँ नीचे हो गई, इसलिए गलत है। यहाँ पर ये एरो गलत था, इसका एरो से ब्लैक शैडो ऊपर थी। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखें अगर, तो ये जो पलटेगा तो इस साइड, इसमें देखो पलटा नहीं है, तो इसलिए वो गलत हुआ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा पहला वाला। और अगर आप लोगों ने दूसरे का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कभी भी आपको पूरा डायग्राम नहीं देखा है, पहले एक आकृति को पकड़ना है, इससे जितना निकल पाए निकालना है, फिर दूसरी आकृति को, फिर तीसरी आकृति। इस प्रकार से अगर एक एक करोगे तो आंसर आसानी से मिलेगा। अगर एक साथ सब में दिमाग लगा दोगे तो प्रश्न वहां पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से करिए और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। करा कि सही विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपको बताना है इसमें से सही आकृति क्या हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। अगर दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जो तीर है, तो तीर यहां से आगे घूम गया, यहां पर आया, तो तीर यहां से यहां पर आया और यहां पर क्या किया, ये 90 अंश दक्षिणावर्त घूम गया। फिर ये तीर यहां पर आया, 90 अंश दक्षिणावर्त घूम गया। फिर ये तीर यहां पर आएगा और फिर ये क्या करेगा, 90 अंश जो है दक्षिणावर्त घूमेगा। तो इस प्रकार से तीर इस साइड होगा, इसमें सही है और ये वाला गलत है। अब देखो तीर से हमको 1 और 4 निकल गए, 2 और 3 बचे। अब जब 2 और 3 बचे तो अब आपको देखना है कि 2 और 3 में से क्या होगा इसका सही जवाब। अब ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइएगा कि अब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आगे बढ़ो। अब दोस्तों अगर षटभुज को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो षटभुज है तो ये वामावर्त दिशा में 1 पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से पहले षटभुज को ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों ये षटभुज जो है ये वामावर्त दिशा में यहाँ से यहाँ आया, ब्लैक शैडो नीचे आई, फिर यहाँ से यहाँ आया, ब्लैक शैडो ऊपर गई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ब्लैक शैडो नीचे जाएगी। इसमें नीचे है लेकिन इसमें ऊपर है, तो कौन से जाएगा, सेकंड वाला। तो तीसरे का जो आंसर होगा सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने तीसरे का सेकंड वाला आंसर किया है, पहले हमने इसको देखा फिर हमने इसको देखा, इन दोनों से ही हमको आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा। और अगर आपने तीसरे का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। यहाँ से एक स्टार जो है डायग्राम मुझे लगता है कि मिस हो चुका है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमको आंसर मिल चुका है। तो आइए बढ़ते हैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्दयुग्म के शब्दों के बीच है। तो गेहूं जिस प्रकार से अनाज का पार्ट है, गेहूं किसका पार्ट है, अनाज का, विजेता पुरस्कार का, चाय कॉफी का, दाल चीनी मसाले का या सहारे यातायात का। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। जिस प्रकार गेहूं अनाज के अंतर्गत आता है उसी प्रकार से दाल चीनी मसाले के अंतर्गत आती है। तो 4 का जो आंसर होगा तीसरा। और मुझे आशा है कि इस प्रश्न को करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको इस रिलेशन को समझना था। तो गेहूं जिस प्रकार अनाज का पार्ट है उसी प्रकार से दाल चीनी एक प्रकार से मसाले का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा। और अगर आपने 4 का तीसरा वाला आंसर किया है दोस्तों तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। तो उस असंगत शब्द का चयन करके बताना है कि इनमें से क्या असंगत होगा। कांटा, चाकू, चम्मच और फावड़ा। बताइए कांटा, चाकू, चम्मच और फावड़ा में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए जैसे चाकू की बात करें तो चाकू जो है काटने काम आता है, चम्मच भी और फावड़ा भी इस प्रकार से। तो यहाँ पर फावड़ा इन सब से अलग होगा, फावड़ा इन सब से क्या होगा, अलग होगा। कांटा भी इस प्रकार से। तो ये सब फावड़ा जो है खुदाई के काम आता है, बाकी सब कटलेटी वस्तुएं हैं जो काटने के काम आती हैं, कांटा, चाकू और चम्मच। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा।
और फावड़ा आपका एक प्रकार से औजार है, कांटा चाकू और आप सब पता होना चाहिए कि कटलरी वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? कटलरी वस्तुएं हैं, ठीक है। ये कैसी वस्तुएं हैं? कटलरी वस्तुएं का पार्ट है। जबकि फावड़ा जो है आपको पता है कि एक प्रकार से खुदाई के काम आता है और बाकी इन सब में से यही अलग होगा और ये तीनों सेम होगी। तो पांचवें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। और अगर पांचवें का चौथा वाला आप लोगों ने जिन बच्चों ने दिया होगा उन्हीं का प्रश्न सही होगा। अब देख लीजिए आप लोग कि आपने इसका क्या सही आंसर दिया है। आपने कांटा दिया एक, मुझे पता है कि आप लोगों का प्रश्न काफी बच्चों का गलत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसमें से हिंदी का, वीडियो का, पेट का, आरो यारो और लेखपाल का जो बुक्स हैं, अगर इन बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। समुच्चय का क्वेश्चन है, तो इस समुच्चय को ध्यान से देखो। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित हैं। तो यहाँ पर 789, 501, 645 का पहले हमें रिलेशन समझना पड़ेगा और जब तक इस रिलेशन को नहीं समझेंगे तब तक शायद ये आंसर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि अगर 789, 501 और 645 का क्या रिलेशन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर हम 789 को और प्लस 501 को जोड़ दें तो 789 को और 501 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 9 और 1 कितना आएगा? 10, 8, 5, 13 और 1 कितना आएगा? 14। नहीं, ये तो गड़बड़ कर दिया हमने। 9 और 1 कितना आएगा? 10 यहाँ पर आएगा। 9 और 1 10, 8 और 1 कितना आएगा? 9 आएगा और 7 और 5 12, 1290 आएगा। इसी प्रकार से 645 जो हमारा सामने है, 645 में अगर 2 का डबल कर दें, 645 का 2 गुना कर दें तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 1 9, 2 छंग 12, तो 1290 यहाँ पर भी आएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर हम प्लस कर दें और इसमें 2 का गुणा करा दें, इसमें 2 का गुणा करा दें तो बात बन जाएगी। अब इसी प्रकार से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों को जोड़ने पर और एक संख्या में गुणा कराने पर यह समीकरण हमको मिलेगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 3 8 और 2 चौको 8, तो तीसरे वाले को देख लो आप लोग। तो यहाँ पर आएगा 455 और 573। इनको अगर जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12, 5 4 9 और 1 10, 1028। और इसी प्रकार से 514 में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो 2 चौको 8 आएगा और 2 का नाम 2 आएगा और 2 पंचे 10, तो 1028। देखो दोनों चीजें बराबर हो गई, तो इसका मतलब कौन सा जाएगा? तीसरा वाला। तो छठवें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। जब जब समुच्चय का प्रश्न आएगा आपके लिए एक चैलेंजिंग काम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सीरीज थोड़ा सा टफेस्ट होती है, ये आपको मैं पहले से बता दूं। लेकिन बहुत दिन से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को ना होगा तो 60 से 65%, 70% तो आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या यहाँ किया जा सकता है। इतने दिन से कर, अगर इतना भी नहीं सीख पा रहे हो, नहीं नोटिस कर पा रहे हो, तो बेटा ये आपकी गलती होगी। क्योंकि प्रैक्टिस कराने का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वेश्चन अगर बार बार गलत होता है तो क्यों गलत होता है ये आपको सोचना है। और अगर आप जानने के बाद अगर उस पर काम नहीं कर पाते हो तो ये सबसे बड़ी मूर्खता और गलती होगी आप लोगों की। 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से देखो, समुच्चय का क्वेश्चन आ चुका है। फिर से इसको समझो और बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। 13 17 और 442 का रिलेशन आपको बताना है। तो 13 17 442 का क्या रिलेशन आएगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों चलो बताओ। 13 17 में देखो 442 एक बड़ी संख्या है, तो 13 और 17 में इतना डबल हो रहा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करा लो पहले, क्योंकि इतना तभी मिल पाएगा इतनी लंबी संख्या। तो 13 7 91, 1 आएगा, 9 बचेगा, 13 का नम 13 और 13 9 कितना हो जाएगा? 22। अब यहाँ पर 442 चाहिए तो ये 221 का डबल कर दो, 442 मिल जाएगा। 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आसानी से मिल गया। अब ऐसे खोज लो आप, कि इसमें से अब क्या किया जा सकता है। 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। खोजो भाई। तो दोस्तों यहाँ पर पहले 18 और 15 का 5 8 40, 18 और 15 का पहले यहाँ गुणा करा लो, ठीक है। तो 15 8 120 होता है तो 0 आएगा, 12 और 15 का नम 15 15 12 कितना हो जाएगा? 27। 270 270 में 2 का गुणा करा दो, 27 दूना 54 कितना आएगा? 540। और यहाँ पर 540 मिल रहा है तो 7वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा।
और अगर आप लोगों ने 7वें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई। तो अगर थोड़ा सा अगर आपने सावधानी से अगर आप काम करते हो तो आशा करता हूं कि आपको प्रश्न का आंसर देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या तकलीफ नहीं होने वाली है। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रिक्वायर को 100 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो अरेंज को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। एक निश्चित कोड भाषा में रिक्वायर को 100 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में अरेंज को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। रिक्वायर में ऐसा क्या किया जाए कि यहां पर आपको 100 मिल जाए, तो हमें क्या करना होगा कि अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं, शायद यहीं से आंसर आएगा। 18, आर की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू 5, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, यू की प्लेस वैल्यू 21, आई की प्लेस वैल्यू 9, आर की प्लेस वैल्यू 18 और ई की प्लेस वैल्यू 5। इनको आपको जोड़ना है, तो इनको आपको जोड़ना है, तो इनको जोड़िए और फिर देखिए क्या इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो 18 और 5 कितना, 18 5 कितना हो गया, 18 5 हो गया 23, और यहां भी होगा 18 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब यहां पर इनको जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 7 17, 9 1 10 और 7 17, 17 के 7 आएगा, और इसके बाद यहां पर आएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 47। अब इन सबको जोड़ दो तो यहां पर आएगा 7 3 10 3 13, 13 के कितना आएगा 3 आएगा, 1 बचेगा, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 1 9 93। अब यहां पर 93 आया, लेकिन यहां पर था कितना 100 था। अब क्या कर सकते हैं, अक्षर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर हैं तो 7 और जोड़ दो तो 93 और 7 कितना आएगा 100 आएगा। 93 और 7 कितना आएगा 100 आएगा। इसी प्रकार से अरेंज में भी वही काम करेंगे। ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, आर का 18 होगा, फिर आर का 18 होगा, फिर ए का 1 होगा, एन का 14 होगा, और जी का कितना होगा 7 होगा, और ई का कितना होगा 5 होगा। तो 18 18 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, ठीक है। 38 और 7 कितना हो गया, 38 और 7 कितना हो गया 35, 35 और 5 40, 40। फिर से जोड़ते हैं, कंफ्यूज हो गए। 18 18 36, 36 2 38, 38 और 7 45, 45 5 50 और 50 10 60 और 4 कितना हो जाएगा 64। 64 में 2 का गुणा करा दीजिए, 2 चौको 8 और 2 छंग 12 कितना आएगा 128। क्या सॉरी गुणा नहीं कराना भाई, जोड़ना है, हमें क्या करना है जोड़ना है। अक्षर कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जोड़ दो तो 7 4 11 कितना हो जाएगा 71, और 71 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 8वें का जो आंसर आएगा चौथा 71, और अगर आपने 71 आंसर दिया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही होगा। तो यहां पर आपको मैंने बिल्कुल आराम से बताने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। तो इसमें किया क्या गया, अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जोड़कर अक्षरों की संख्या को जोड़ दिया गया है, जो अक्षरों की संख्या जितनी है तो यहां से हमको इस प्रकार से कोडिंग मिल रही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, चौथा वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो कह रहा है नागालैंड को कोहिमा, तो नागालैंड की राजधानी आपको पता है कि क्या होती है कोहिमा। उसी प्रकार असम की राजधानी क्या होती है दिसपुर। असम की राजधानी क्या होती है दिसपुर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार असम संबंधित होगा दिसपुर से, क्योंकि यहाँ पर राजधानियों का जो है क्रम बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 9वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। देख पा रहे हैं ना, 9 का तीसरा वाला। चलिए बढ़ते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा। ये आ गया आपका सिलोजिज्म का प्रश्न। कह रहा है कि सभी लड़के रोबोट हैं और सभी लड़कियां रोबोट हैं। प्रश्न कह रहा है कि सभी लड़के रोबोट हैं और सभी लड़कियां भी क्या हैं, रोबोट हैं। तो आओ देखो यहां पर सभी लड़के रोबोट हैं, तो जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट हैं, रोबोट का पार्ट है। जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रोबोट हैं। सभी लड़के रोबोट हैं और सभी लड़कियां रोबोट हैं। मतलब यहाँ पर लड़कियों को भी हमें रोबोट बनाना है। तो क्या करना है, लड़कियों को भी हमें क्या करना है, रोबोट बनाना है। तो यहाँ पर लड़कियां भी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, लड़का भी रोबोट है और लड़कियां भी रोबोट है। अब सोचो, अगर आप लोग इमेजिनेशन करो रोबोट बन जाओ तो फिर समझो फिर अति मचा दोगे आप लोग। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहां पर देखो निष्कर्ष की अगर बात करें, करा कि कुछ रोबोट लड़के हैं, तो कुछ रोबोट लड़के हैं बिल्कुल सही है। कोई भी रोबोट लड़की नहीं है, गलत बात है।
कुछ रोबोट लड़कियां, कुछ रोबोट क्या है, लड़कियां हैं। तो कुछ रोबोट लड़कियां, अब इसमें से आपको बताना है, तो कुछ रोबोट लड़कियां हैं, ये बात क्या है, सही है, ये बात क्या है, सही है। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि ये तो गलत था भाई साहब साहब, तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, कुछ रोबोट लड़के हैं और कुछ रोबोट लड़कियां हैं, कोई भी रोबोट लड़की नहीं है। तो भैया रोबोट लड़की तो है, अब कौन सी वाली नहीं, कोई आइडिया नहीं, इसलिए फर्स्ट और थर्ड में लेकर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आएगा। देख लीजिए आप लोग, अगर 10 का जिन बच्चों ने पहला दिया है उनका 1 नंबर ठीक है, नहीं दिया तो आप 1 नंबर से गए, एक एक नंबर का ही खेला होता है वहां पे। आगे बढ़े तो यहां देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, महाबैच मचत ऑफर के साथ में मात्र 1299 रुपए में। अगर वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, के बी एन डी क्यू एफ टी एच। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, के बी एन डी क्यू एफ टी एच में से क्या आएगा। तो 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 कितना हो गया, 14, देख पा रहे हैं। 14 और 3 कितना हो गया, 17, देख पा रहे हैं। 17 और 3 कितना हो गया, 20। तो आगे जाएंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। 23 के लिए डब्ल्यू, दो सीरीजें चल रही हैं, यहां देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें इसकी आवश्यकता थी, इसलिए हमने यहाँ पर डब्ल्यू आंसर लिया, और डब्ल्यू कहाँ जाएगा, तीसरे वाले में। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न सही होगा। ये तो आसान था, ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति x में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें, विकल्प आकृति का चयन करके बताना है जो आकृति x में निहित है। ये आकृति x मतलब कौन सी विकल्प आकृति इसमें अंतर्निहित है आपको बताना, इनको घुमाने की अनुमति नहीं, मतलब हूबहू ऐसे ही बना होना चाहिए। तो चलो बताओ कौन सी आकृति है जो इसमें अंतर्निहित है। देखते हैं कि कितने बच्चे यहां पर कर पाते। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। 1 2 3 4 में से कौन निहित है, मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसा, ये तो आकृति आप ध्यान से देखिए तो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो त्रिभुज बना है त्रिभुज गलत तरीके से बना है। इसमें ध्यान से देखें तो इस प्रकार का यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, इसमें ध्यान देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बचा क्या, पहला वाला। तो देखो त्रिभुज यहाँ पर ये बना हुआ है और ये जो आकृति बनी हुई है यहाँ पर लगी हुई है। तो 12 का जो आंसर होगा पहला वाला, और अगर 12 का पहला वाला आंसर आपने किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्या आएगा, 12 का पहला वाला, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कह रहा है कि 29 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बताइए शनिवार होगा, रविवार होगा, बृहस्पतिवार होगा या फिर शुक्रवार होगा। बताओ भाई क्या आएगा इसका सही आंसर। 29 जनवरी 2003 प्रश्न है आपका कि 29 जनवरी 2003 को कौन सा वार था, बुधवार था। तो प्रश्न कह रहा है कि 26 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तो 29 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। तो चलो बताओ भाई, 29 जनवरी से 26 जनवरी में आना है, तो 29 से 26 में आना है, तो यहां पर पीछे जाना है, तो यहां पर जो आएगा 29 में 6 घटा देंगे 3, तो 3 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 3 दिन आपको पीछे जाना है। 3 से अगर 5 में जाना है तो यहां पर यहां भी आपको आगे जाना है, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो यहां पर लीप ईयर की संख्या आएगी 1, क्योंकि 4 1 क्या है, लीप ईयर है, तो 1 आएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 क्या आएगा, 3 आएगा। उनतीस जनवरी 2003 को बुधवार था, 26 फरवरी, ये देखो यहां गड़बड़ हमने किया है, यहां पर क्या था, 26 फरवरी, ये यहां पर गड़बड़ है।
26 फरवरी 2005 बोला है, ठीक है। अब 26 फरवरी 2005 बोला है, तो 29 की अगर बात करें तो जनवरी में ऑड डेज की संख्या जो आएगी कितनी आएगी, 30 और 31, 2 दिन इसके हो गए जनवरी के, और फरवरी के हो गए 26, 26 और 2 28, तो 28/7, तो 7 चौको 28, 0 ऑड डेज आएंगे और यहां पर 3 आएंगे। अब फाइनली आपके पास 3 ऑड डेज बने। जब यहां पर 0 ऑड डेज आए तो यहां पर ऑड डेज कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो आपको क्या करना है, बुधवार में 3 दिन जोड़ देना है। तो बुधवार में 3 दिन जोड़ोगे तो बुधवार के बाद आएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे। तो यहां पर जो आंसर आएगा सैटरडे, शनिवार। तो आएगा 26 जनवरी 2005 को कौन सा वार था, शनिवार था। और अगर 13 का आपने पहला वाला शनिवार आंसर दिया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा 13 जनवरी को, ठीक है। तो यहां पर 26 जनवरी 2005 को शनिवार, 13 का पहला वाला सैटरडे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म विपरीत फलकों पर होगा। आपको बताना है कि कौन सा संख्या युग्म विपरीत सरफेस पर या फलकों पर होगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कौन सा संख्या युग्म, तो 4 के विपरीत में क्या है, 4 के विपरीत में एक सतह छोड़कर अपोजिट होता है यहाँ पर, तो एक छोड़कर विपरीत होगा, यहाँ पर एक छोड़कर विपरीत होगा। 3 का क्या होगा, 2 होगा, और 6 का क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर 1 और 5 है, नहीं है, गलत है। 6 और 3 गलत है, 2 और 3 यही सही है, 1 और 6 ये भी गलत है। तो कौन सा विपरीत फलकों पर होगा, ये 2 और 3, ठीक है। तो 14 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और अगर आपने 14 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 के बाद 14 के बाद चले क्वेश्चन नंबर 15 में। ये आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं क्रमिक रूप से चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करके बताना है। तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से किस संयोजन को यहां पर लगा दें कि ये समीकरण आपका सही हो जाए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो 78 6 से डिवाइड है, 78 6 से डिवाइड है, तो आपको ये देखना है कि यहां पर डिवाइड का साइन आ जाए। तो यहां पर डिवाइड का साइन लेकर आना है, तो यहां पर इक्वल टू लगेगा, यहां माइनस लगेगा, यहां डिवाइड लगेगा। तो तीसरा वाला सबसे परफेक्ट आंसर होगा, मैंने यहां से आपको बता दिया। अब सॉल्व करके देख लो, सही ना हो सही होगा। 11 × 15 देखा, फिर इसके बाद प्लस कितना आएगा 78, और इसके बाद डिवाइड कितना आएगा 6, इसके बाद माइनस कितना आएगा 18, और बराबर लाना है 160। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करेंगे तो पहले जोड़ लो। तो 11 × 5 = 55, और 11 × 5 = 55 के 5, और 11 × 9 = 11, और 5 × 16 = 165, और प्लस 6 × 9 = 6, 6 × 3 = 18, और -18 बराबर कितना आएगा 160 आएगा, ठीक है। तो 13 में 5 घटा देंगे, तो 13 में 18 घटा देंगे तो -5, तो 165 में -5 बराबर 160 आएगा। तो 165 में 5 घटा देंगे तो 160 बराबर 160 आएगा। समीकरण बराबर हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। तो इस प्रकार से पहले आपको चेक कर लेना है। डायरेक्ट आप चारों ऑप्शन अगर चेक करते हो एक एक करके, हो सकता है कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि पता नहीं चल पाता, तो फिर हमारे पास मजबूरी है। लेकिन ज्यादातर 98% चीज क्वेश्चनों में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन जाएगा। भाई 2 ऑप्शन तो मिनिमम निकल ही जाएगा, तो 2 चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो कितना समय लेगा इतना कैलकुलेशन करना, वो आपको पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से इतिहास के 3 पार्ट हैं, साइंस के 3 पार्ट हैं, और साथ में यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो दोस्तों थैंक यू। और आज की श्रृंखला हम लोगों ने यहीं पर क्या कर दी, 15 क्वेश्चनों की कंप्लीट कर ली है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों के सेशन बढ़िया लगा होगा और चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग। अगर सेशन अच्छा लगा है, समझ में चीजें आई हैं, तो एक बार क्लास को दोस्तों लाइक करके जाइएगा, और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम या इश्यू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।